हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को शामिल किया गया है और उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, चंपकम दोराई राजम बनाम मद्रास राज्य 1951 केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव के परिणाम स्वरूप संविधान में किस अनुच्छेद को जोड़ा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और साथ ही जो प्रभाव पड़ा है इसके निर्णय के बाद और जो संविधान में परिवर्तन किए गए हैं, इससे क्वेश्चन मोस्टली आते ही आते हैं। इस सेगमेंट से जीएस में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मल्टी डायमेंशन से आपको इसके बारे में बताया जाए। तो इसका सही आंसर है, इस केस के निर्णय में उसके बाद संविधान में संशोधन करके 15(4) जोड़ा गया था। अब ये देख लेते हैं कि चंपकम दोराई राजम केस क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड था, क्या एक्शन क्या लिया उन्होंने निर्णय। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 16(2) के उल्लंघन के आधार पर जाति आधारित आरक्षण पर रोक लगा दी थी। ये था सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय। इसके अंतर्गत और कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण हो गया, 16(2) आधार बनाया गया था इसको। अब इसके और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जिसमें पहला है, राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के संबंध में मद्रास प्रांत ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें विशेष समुदायों के लिए सीटों की निश्चित संख्या निर्धारित की गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें न्यायालय ने माना कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 29(2) यानी 29(2) के तहत भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। दूसरा आर्टिकल कौन सा आया, आर्टिकल 29(2), यानी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव में पहला बिंदु ये है कि चंपकम दोराई राजम के साथ ए.के. गोपालन केस ने भी प्रथम संविधान संशोधन को अनिवार्य बना दिया, यानी इसके परिणाम स्वरूप ही इन निर्णय के संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया। अब संविधान संशोधन के अंतर्गत ही इस अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया था। अब ये अनुच्छेद क्या कहता है इसके बारे में, कि अनुच्छेद 15(4) में जो संविधान की भाषा है, संविधान में क्या कहा गया है, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये बात कही गई है इसके अनुच्छेद 15(4) में। ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जितनी जानकारी, और साथ में चंपकई दोराई राजम केस के बारे में, और जो जीएस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका इस्तेमाल मेंस में भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आने पर आप इसको कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा एक नया अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया। यह परिवर्तन किस केस के प्रभाव से आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो केस हैं, एम नागराज बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी है। इंदिरा साहनी केस में ये प्रभाव निकलकर सामने आया था। उसके बाद ही इंदिरा साहनी जो केस हुआ था वो 1992 का केस था, और ये जो 77वां संविधान संशोधन हुआ 1995 में। अब ये देखना है इस केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था, फिर उसमें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, और फिर इसका इफेक्ट क्या क्या हुआ। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस में 1992 में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) के दायरे और सीमा की जांच की थी। कौन से आर्टिकल, अनुच्छेद 16(4) का के इसके दायरे और सीमा की जांच की। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को सही माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सही 27% आरक्षण को उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही माना गया। इसके साथ न्यायालय ने
क्रीमी लेयर की भी व्यवस्था इसी केस के दौरान निर्णय में की थी। आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए 10% आरक्षण को असंवैधानिक माना गया था। किसके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी 10% आरक्षण का जो प्रावधान आया, अब आप मुझे बताइएगा कि उससे क्या क्या प्रभाव निकल के आएंगे। जो जिसमें सवर्ण जनरल कैटेगरी के आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, इसको आप बताइएगा। इसके बारे में आप अगर इस केस से रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में इसका काफ़ी सिनेरियो चल रहा है, तो इस वजह से भी इसके प्रभाव, इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कहा गया, एक और बात थी कि इसमें प्रमोशन या प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक माना गया। यानी प्रमोशन में क्या है, किसको माना गया, आरक्षण को असंवैधानिक किस केस में माना गया, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस में। एक और निर्णय जो महत्वपूर्ण था, निर्णय में कहा गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारित करने के लिए आय ही एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पहला बिंदु उसमें पॉइंट है, इंदिरा साहनी द्वारा न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने 9 सदस्यों की संविधान पीठ का गठन किया, जिसने 6:3 के बहुमत से निर्णय दिया। यानी 6 लोग पक्ष में थे और 3 विपक्ष में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने, 9 जज थे, जिसमें से 6 पक्ष में, 3 विपक्ष में। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) की विस्तृत व्याख्या की। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य पिछड़ा वर्ग को वर्गीकृत करने के लिए जाति को आधार माना गया तथा जो हिंदू नहीं हैं, ये ध्यान से सुनिएगा कि जो हिंदू नहीं हैं उनको भी शामिल करने के लिए उनका ये आधार दिया गया कि शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति को अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत करने के लिए आधार बना दिया गया। जो हिंदू नहीं है उनके लिए भी ये बात कही गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक और इम्पॉर्टेंट है, न्यायालय के अनुसार कुछ मामलों में आरक्षण की व्यवस्था ना की जाए, जैसे कि वो जो क्षेत्र थे जिसमें कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, वो क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें शामिल था पायलट का पद, नाभिकीय वैज्ञानिक, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नाभिकीय वैज्ञानिक आदि के लिए जो चयन होगा उसमें मेरिट के आधार पर ही चयन होगा। इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब इस जो निर्णय हुआ इस केस में और उसके बाद जो उस प्रभाव निकल कर सामने आए, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट उसमें है, समय समय पर विभिन्न सरकारों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए इस केस में निर्णय के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया गया। इसी राजनीतिक प्रभाव के रूप में ही 77वें संविधान संशोधन के रूप में 1995 में 16(4)A जोड़ा गया, जो सरकार को SC एवं ST वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। और इसके बाद एक और प्रभाव देखने में आया, 2000 में 81वें संविधान संशोधन में इसमें 16(4)B जोड़ा गया। इसमें निर्धारित किया गया कि पिछले वर्षों की बैकलॉग भर्तियों हेतु SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा जो होगी वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसको इसी के प्रभाव में जोड़ के देखा जाता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद ही। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 16(4)B किसके अंतर्गत जोड़ा गया, 81वें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 केस किस अनुसूची से संबंधित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस रहा है, 9वीं अनुसूची। इसका आंसर है B, 9वीं अनुसूची। अब क्यों, क्या निर्णय रहा और 9वीं अनुसूची में क्या विषय शामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9वीं अनुसूची जो संबंधित है वो है, इसमें उन अधिनियमों एवं कानूनों को शामिल किया गया है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो विषय हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें निर्णय रहा है, इस मामले में माना गया कि अगर भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में कोई कानून शामिल है
तब भी न्यायालय इसका परीक्षण कर सकता है। इस केस में ये बात आई थी। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, एक केस था वामन राव का केस। इसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि अधिनियमों एवं कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो 24 अप्रैल 1973 के पहले, ये याद रखिएगा डेट, 24 अप्रैल 1973 के पहले 9वीं अनुसूची में शामिल किए जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन अनुसूची में अधिक कृत्यों को संशोधित करने या जोड़ने के किसी भी प्रयास का न्यायपालिका द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। ये थे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब प्रभाव में क्या क्या हो सकता था, प्रभाव क्या क्या हुआ, ये देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में पहला पॉइंट है कि इस निर्णय के बावजूद तमिलनाडु का आरक्षण कानून लागू है। ये आपको भी पता है, वहाँ पे आरक्षण जो है 69% है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अगेंस्ट है। और साथ ही एक और यहाँ पे था 19 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो फैक्ट के रूप में है। 1994 में वाइस कंज्यूमर केयर काउंसिल ने पहली बार इस कानून को 9वीं अनुसूची में रखे जाने को चुनौती दी थी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, IR कोयलो निर्णय के बाद भी काउंसिल की याचिका को जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची का उल्लेख किए बिना ही याचिका को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अदालत ने सरकार को जांच कर सकने लायक डेटा तमिलनाडु राज्य आयोग के सामने पेश करने का निर्देश दिया था। और जुलाई 2011 में आयोग ने 69% आरक्षण को सही मानते हुए अपनी रिपोर्ट दायर की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस केस से जुड़े हुए, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों को उलटते हुए यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। यह किस केस से संबंधित है? तो इसका जो आंसर सही है, इसका पहला आंसर सही है ए, IC गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्णय था। इसमें भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस को मैं डिटेल में बता दूं कि गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, इस मामले में मूल प्रश्न था कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों को इसमें उलट दिया था और निर्णय दिया था कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये याद रखिएगा। अपने पुराने जो भी इनके निर्णय थे उसको उलट दिया था। तो पुराने निर्णय जो इनके थे वो AK गोपालन बनाम मद्रास राज का था, मौलिक अधिकार से रिलेटेड था। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो पहले गोलकनाथ केस के महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं, फिर देन इससे जुड़े हुए और एस्पेक्ट को मैं क्लियर करूँ आपके। इसमें क्या था, एक और जो महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट है, यह निर्णय 11 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था, जिसमें 6 न्यायाधीश बहुमत में थे और 5 अल्पमत में थे। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में भी उच्चतम न्यायालय शंकरी प्रसाद वाले निर्णय पर दृढ़ रहा। ये अब इसमें 3 केस आ गए, एक तो खुद IC गोलकनाथ का केस है, फिर शंकरी प्रसाद का केस है, और फिर इससे पहले जो और भी था गोपालन का केस, वो भी इम्पोर्टेंट था। तो पहले इसको डिस्कस कर देते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ा गोलकनाथ वाले केस का। गोलकनाथ मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। कौन सा संशोधन अधिनियम? 24 इसके प्रभाव में आया था। 24th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आया था 1971 में। इसमें यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, यह संसद द्वारा किया गया। ये इम्पोर्टेंट इसके बारे में था, इस केस के बारे में। क्योंकि मिक्स ना हो इसलिए मैं पहले एक एक करके चल रही हूँ कि इसको पहले बता दिया गोलकनाथ का केस। अब मैं बताऊँगी आपको कि इससे जुड़े और कौन कौन से इम्पोर्टेंट केस और उसमें निर्णय क्या थे। तो इससे पहले आ जाते हैं अब गोपालन बनाम मद्रास राज का केस था।
इसमें था निर्णय जो था गोपालन केस का, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, निर्णय में कहा गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निवारक निरोध अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी से अनुच्छेद, अब जो इसके अंतर्गत आए अनुच्छेद वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 13, 19, 21 और 22, ये सब मौलिक अधिकार हैं के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निर्णय जो था, अनुच्छेद 21 में व्याख्यायित विधि सम्मत प्रक्रिया का मतलब सिर्फ उस प्रक्रिया से है जो किसी विधान में लिखित हो और जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया हो। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि भारतीय संसद ऐसा कानून बनाती है जो किसी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से तर्कसंगत तरीके से वंचित करता हो तो भी वह मान्य होगा। और इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। एक और पॉइंट, A.K. गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे जिन्हें मद्रास जेल में निवारक निरोध अधिनियम 1950 के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्होंने यह कहते हुए उनकी हिरासत को चुनौती दी थी कि उनकी नागरिक स्वतंत्रता में बाधा आ रही है क्योंकि उन्हें कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त था। इसी को आधार बना के उन्होंने याचिका डाली थी, इसी को बना के फिर सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। अब इसका प्रभाव देख लेते हैं कि प्रभाव में क्या क्या निकल के आया और उसके क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, इस फैसले की काफ़ी आलोचना भी हुई लेकिन यह निर्णय 25 साल से भी ज़्यादा समय तक बना रहा। ये उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक वर्ष थे जब रुख इसका जो सुप्रीम कोर्ट का रुख होता था वो विधायिका की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता था। फिर इसी से एक और केस आया, मतलब कि जो प्रभाव रूप में है, प्रभाव में बाद में एक मेनका गांधी का केस, वो भी इम्पोर्टेंट है, आगे डिस्कस करेंगे। मेनका गांधी के केस में लैंडमार्क डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने और अपने इसके पूरे उसको और विस्तारित किया है और साथ में गोपालन के केस को उन्होंने पलट दिया है। तो थोड़ा सा बता दूं मैं यहाँ पे, मेनका गांधी चूँकि इससे रिलेट करता है तो आपको और रिपीट होगा तो याद ही हो जाएगा। मेनका गांधी और भारतीय संघ 1978 केस में न्यायालय ने A.K. गोपालन केस के निर्णय को पलटकर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को विस्तारित किया था। ये थे इस क्वेश्चन से जुड़े, और जो भी मैंने केस डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं और इससे जुड़े जो भी आर्टिकल हैं और जो परिवर्तन किए गए हैं वो भी। और चूँकि अनुच्छेद 368 आपको पता है संविधान में संशोधन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया मेनका गांधी। अब मेनका गांधी को विस्तृत चर्चा करेंगे। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में किस अनुच्छेद को आधार बनाकर निर्णय लिया गया था? तो इसमें अनुच्छेद, जिस अनुच्छेद को आधार बनाया गया अभी मैंने बताया, अनुच्छेद 21 को आधार बनाया गया था क्योंकि इसमें दैहिक स्वतंत्रता की बात है, मौलिक अधिकार है ये, और इसका आंसर हो गया सही अनुच्छेद 21। अब विस्तृत रूप से मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये केस है 1978 का, ये सन भी याद रखिएगा। इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मुख्य मुद्दा यह था कि क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विदेश जाने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। और एक और इम्पॉर्टेंट इससे दिया निर्णय कि न्यायालय ने यह भी कहा कि एक सक्षम कानून का मात्र अस्तित्व में होना व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, क्या हुआ था 1977 में मेनका गांधी जी का पासपोर्ट सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था और इसके जवाब में ही उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती दी थी और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इस मामले में सरकार का पक्ष न लेते हुए एक अहम फैसला सुनाया था और यह निर्णय 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ, यानी मेनका गांधी में कितने टोटल न्यायाधीश बैठे थे पीठ में? 7 न्यायाधीश बैठे थे, जिसमें से इन्होंने अहम फैसला सुनाया और जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को दोहराया गया। यह निर्णय मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण बना। प्रभाव क्या है इसका? इसमें पहला पॉइंट है,
इस मामले में निर्णय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के क्षेत्र को व्यापक बनाया। अब अनुच्छेद 21 के क्षेत्र को व्यापक किन किन आयामों से बनाया, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत क्या क्या आता है? स्वच्छ हवा, भोजन, स्वच्छ पर्यावरण आदि के अधिकार व अन्य अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में ही इसको शामिल कर लिया गया। इसी केस का प्रभाव था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का। ये पूरा कंप्लीट हुआ केस। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 में खंड 4 अंतः स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 में खंड 4 अंतः स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त करना था। इसका आंसर सी सही है। और ये बात जिस केस में कही गई थी वो बहुत लैंडमार्क केस है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। ये बात कही गई थी कि अनुच्छेद 368 में जो प्रभाव निकल के आया था, खंड 4 जोड़ा गया था। ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस। बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किसके साथ था? केरल राज्य। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कई डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि लैंडमार्क डिसीजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं केसेस वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की बुनियादी संरचना को परिभाषित किया था और न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान का कोई भी हिस्सा संसद की संशोधन शक्ति से परे नहीं है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अब इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहला पॉइंट है इसमें, अपने तमाम अंतर विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश लगाने के लिए कार्य कर रहा है। इसमें क्या था, 13 जजों की ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें अभी तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। इसमें 13 जज बैठे थे टोटल। नेक्स्ट पॉइंट है, साथ ही न्यायपालिका ने टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिए संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को भी पारित कर दिया और इसमें कहा गया कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मौलिक ढांचे को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं यूपीएससी में तो स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लेगा और इवन स्टेट पीएससी में भी, और आपको ये अगर याद हो जाता है तो आप अपने मेंस में भी आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत न्यायपालिका संसद द्वारा किए गए संशोधन की जांच संविधान के मूल ढांचे के आलोक में करने के लिए स्वतंत्र है। ये था इम्पॉर्टेंट। अब इसके जो प्रभाव निकल के आए उसमें जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला पॉइंट है कि न्यायपालिका ने जो आधारभूत लक्षण का सिद्धांत बनाया था उसे निरस्त करने के लिए 42वां संविधान संशोधन लाया गया। ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 42nd अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विस्तृत रूप से आप याद करिएगा। इसमें जो जो चेंजेस किए गए थे 1976 पारित किया गया और इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 अंतः स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था न्याय पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त करना। इसका क्या उद्देश्य था? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त कर देना। इस खंड में यह अधिनियमित किया गया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है।
असीमित है तथा संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, अरुणा शानबाग केस 2011 से जुड़े सही कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन, न्यायालय ने फैसला दिया कि मरणासन व्यक्ति द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया कहते हैं, गलत टाइपिंग है, यूथनेशिया के लिए लिखी गई वसीयत लिविंग विल को मान्यता देने की मांग की गई थी इस केस में। नेक्स्ट इसका सेकंड नंबर कथन है, न्यायालय के अनुसार हर मौलिक अधिकार पर तर्कपूर्ण रोक लगाई जा सकती है और जीवन का अधिकार भी संपूर्ण नहीं है। अब कोर्ट में से सही विकल्प चुनना है, तो उसमें कौन सा सही है? कथन दोनों सही हैं या केवल एक, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है केवल एक, बी। केवल एक कथन इससे जुड़ा हुआ है इस केस से। अब अरुणा शानबाग केस क्या रहा है ये देख लेते हैं डिटेल में। अरुणा शानबाग केस में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि व्यक्ति के पास गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार है। न्यायालय ने दिशा निर्देशों के साथ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति प्रदान की। किस तरह की निष्क्रिय? यानी जिस व्यक्ति को किसी भी तरह से जीने की उम्मीद नहीं रही हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है, जिसका ब्रेन डेड हो गया हो। अब इसके बारे में इस केस में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, पहला उसमें पॉइंट है, इस निर्णय ने ठीक ना होने की हालत में पहुंच चुके मरीजों एवं उनके परिवार वालों को राहत देते हुए विशेष परिस्थितियों में ही इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए ये दिशा निर्देश में उपचार, पोषण या पानी को वापस लेने का निर्णय शामिल है। किन चीज़ों का? उपचार वापस लिया जा सकता है, पोषण, जो पोषण दिए जाते हैं उनको वापस लिया जा सकता है, और पानी। साथ ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी बंद करने का निर्णय, और वो निर्णय कौन ले सकता है, उसमें कौन कौन से रिलेटिव आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा निर्णय लेने के लिए कौन अथॉरिटी हो सकता है? तो उसमें आएंगे पेरेंट्स, माता पिता, पति या पत्नी, या अन्य करीबी रिश्तेदार, या उनकी अनुपस्थिति में मित्र द्वारा भी निर्णय लिया जा सकता है। इस फैसले के लिए संबंधित उच्च न्यायालय से मंजूरी की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर ये फैसला लिया जाना है तो उससे पहले जिस भी राज्य का केस होगा उससे संबंधित जो भी उच्च न्यायालय होंगे वहाँ पे मंजूरी आवश्यक होगा। इस केस का जो प्रभाव है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट है, न्यायालय ने 9 मार्च 2018 को उस याचिका पर फैसला सुना दिया है जिसमें मरणासन व्यक्ति द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया के लिए लिखी गई वसीयत लिविंग विल को मान्यता देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्णय में असाध्य रोग से ग्रस्त मरीजों की स्वेच्छा से मृत्यु के चुनाव की वसीयत को मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान पीठ ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया था। यानी इससे कौन सा गैर सरकारी संगठन जुड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मे बी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। कॉमन कॉज ये गैर सरकारी संगठन है, इसकी जनहित याचिका पर भी फैसला संविधान पीठ ने सुना दिया था। तो इसका सही आंसर हो गया इस तरह से बी। और ये जो दूसरा वाला कथन है, न्यायालय के अनुसार हर मौलिक अधिकार पर तर्कपूर्ण रोक लगाई जा सकती है और जीवन का अधिकार भी संपूर्ण नहीं है, ये बात जो कही गई थी, ये कही गई थी के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के केस में। तो ये केस भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। इस मामले में न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत आता है। एक और निर्णय का पॉइंट है, न्यायालय के अनुसार हर मौलिक अधिकार पर तर्कपूर्ण रोक जो है लगाई जा सकती है और जीवन का अधिकार भी संपूर्ण नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया था। यानी 9 जज बैठे थे, 9 के 9 पक्ष में थे। इस फैसले में 1954 में 8 जजों की संवैधानिक पीठ के MP शर्मा केस और 1962 में 6 जजों की पीठ के खड़क सिंह केस में दिए गए फैसले को पलट दिया गया था।
इन दोनों ही फैसलों में निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था। हालांकि ताज़ा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निजता का अधिकार कुछ तर्कपूर्ण रोक के साथ ही मौलिक अधिकार है। एक और पॉइंट है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी ने 2012 में आधार स्कीम को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। ये जो पुट्टास्वामी जी हैं कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। इससे जुड़े और भी इम्पोर्टेंट जो प्रभाव निकल के आए सामने, उससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट वो बता दूं। पहला उसमें है, आधार की संवैधानिकता के प्रश्न पर 26 सितंबर 2018 को दिए गए निर्णय में अलग से विचार किया गया। इस निर्णय में न्यायालय ने माना कि आधार के लिए किसी व्यक्ति द्वारा जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक जानकारी देना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। एक और पॉइंट है, इस निर्णय के आधार पर ही न्यायालय ने नवतेज सिंह जोहर मामले में आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसके अलावा जोसेफ शाइन केस और सबरीमाला केस पर भी इस केस का प्रभाव पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट थे। ये सेकंड नंबर जो कथन है, ये केस किस केस से, के.एस. पुट्टास्वामी, में एक बार इसको लिख दूं ताकि इसको आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। के.एस. ये बात कही गई थी, के.एस. पुट्टास्वामी कौन थे, तो पुट्टास्वामी कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का केस था 2017 का। किसके और किससे जुड़ा हुआ है, आधार से। आधार के लिए इन्होंने याचिका दायर की थी, किससे निजता का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 केस में न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर महिलाओं के कार्यस्थल पर अधिकारों की सुरक्षा के लिए संज्ञान लिया गया था। तो इससे ये बहुत ही, विशाखा गाइडलाइन आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है विशाखा गाइडलाइन। कार्यस्थल पर जो सेक्सुअल असॉल्ट महिलाओं के साथ होता है उसके बारे में जो गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको विस्तृत रूप से यहाँ पे मैं चर्चा करूँगी। तो उससे पहले आंसर बता दूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है इसका अनुच्छेद 14, 15, 19, 1 और 21। ये सब इसमें अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान में लिया गया था। ये सबको आधार बनाया गया है इस केस में। अब इस केस के जो निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए, तो वो क्या क्या हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो सेक्सुअल असॉल्ट की प्रकृति में आता है उसे सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक रोजगार प्रदाता का यह दायित्व होगा कि जो भी महिला उससे उत्पीड़ित होगी उसके निवारण के लिए वह कंपनी की आचार संहिता में नियमों को शामिल करे। नेक्स्ट पॉइंट है एक और, संगठनों को अनिवार्य रूप से एक शिकायत समिति की स्थापना करनी चाहिए जिसकी प्रमुख कोई महिला होनी चाहिए। एक और निर्णय इसमें इसी केस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नियमों के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और पीड़िता के हितों की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इससे जुड़े हुए, कार्यस्थल पर होने वाले सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को ही विशाखा गाइडलाइंस के रूप में जाना जाता है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी सेक्सुअल असॉल्ट संविधान में निहित मौलिक अधिकारों 14, 15, 21 का उल्लंघन है। साथ ही ये भी कहा कि अनुच्छेद 19(1) से प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के तहत भी आते हैं। 19(1) क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने, इसमें कई हैं, तो उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 19 को डिटेल में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 15 में धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य, ये कहा गया। विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण की बात कही गई है, यानी विधि के सामने सभी नागरिक समान हैं। इसमें 21 में दैहिक स्वतंत्रता की बात है। तो ये सारी बातें क्या है, आधार बनी विशाखा गाइडलाइंस की, विशाखा केस की। और इसका जो प्रभाव पड़ा, विशाखा दिशा निर्देशों के आधार पर संसद ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पारित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं की उत्पीड़न से सुरक्षा करता है। ये था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य केस का पूरा विस्तृत विवरण।
इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये केस क्या था, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था, फिर संसद द्वारा लिया गया इसका, यानी इस केस का प्रभाव क्या निकल कर आया सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा अपने किस निर्णय में यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो इसमें अनुच्छेद 356 बहुत इम्पॉर्टेंट है, और न्यायालय द्वारा क्या किस निर्णय में कहा गया, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट केस है कि किस निर्णय में ऐसा कहा गया है। इसका सही आंसर है SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, सी ऑप्शन इसका सही है। ऐसा इसी केस में कहा गया है। अब ये देख लेते हैं ये केस क्या है, इसमें क्या निर्णय है और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इफेक्ट्स। तो SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, सबसे पहले इसका सन 1993 का ये केस है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया तथा कुछ दिशा निर्देश जारी किए जिससे इस अनुच्छेद के दुरुपयोग को रोका जा सके। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस केस के अंतर्गत कहा न्यायिक समीक्षा के अधीन है? राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, इसी केस के अंतर्गत कहा। यदि अनुच्छेद 356 का अनुचित उपयोग होता है तो न्यायालय उपचार प्रदान करेगा, और अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी उचित है जब राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति हो। आपको पता होगा कि ये संविधान ये क्या कहते हैं आपात उपबंध के अंतर्गत आता है। आप कमेंट करके बताइएगा आपात उपबंध किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है आपात उपबंध, और इसको डिटेल में लिखिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा, हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। अब इस केस में महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या थे? मंत्रिपरिषद द्वारा प्राप्त बहुमत का सदन के पटल पर परीक्षण किया जाएगा। केंद्र को राज्य को चेतावनी देने के साथ जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय देना चाहिए। न्यायालय राष्ट्रपति को दी गई सलाह पर सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन यह राष्ट्रपति की संतुष्टि के आधार पर सवाल उठा सकता है। इसलिए न्यायिक समीक्षा में केवल 3 प्रश्न शामिल होंगे। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो या बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उद्घोषणा के पीछे कोई सामग्री है? क्या सामग्री प्रासंगिक है? क्या सत्ता का किसी भी प्रकार का कोई दुर्भावनापूर्ण उपयोग किया गया है? इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अनुच्छेद 356(3) के तहत जब तक संसद द्वारा उद्घोषणा को मंजूरी नहीं दी जाती है तब तक राष्ट्रपति कोई भी अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं करेगा, यानी वह विधानसभा को भंग नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल, इसको मैं फिर रिपीट कर दूं, 356(3) में के तहत जब तक संसद द्वारा उद्घोषणा को मंजूरी नहीं दी जाती है तब तक राष्ट्रपति कोई भी अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं करेगा, यानी वह विधानसभा को भंग नहीं करेगा। अब इसका इफेक्ट क्या क्या है, इससे जुड़े जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस केस का पहली बार प्रभाव तब देखा गया जब केंद्र सरकार ने राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को 12 फरवरी 1999 को बर्खास्त कर दिया था। एक और पॉइंट है, न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार को 8 मार्च 1999 को बिहार सरकार को बहाल करना पड़ा। और 2016 में एक केस आया, जो ये मतलब 2016 में इसी केस के आधार पर एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को वापस लेने को कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब? 2016 में इसी केस के प्रभाव में, बोम्मई केस के ही प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राष्ट्रपति शासन वापस लेने के लिए किस राज्य से कहा? राष्ट्रपति, यहाँ से कई क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, राष्ट्रपति शासन लेने के लिए उत्तराखंड राज्य से। तो ये अपने आप में बहुत लैंडमार्क केस है, तो इसको भी बहुत याद कर लीजिएगा, इसको पॉइंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि तलाक़े विद्दत इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता है। ये भी लैंडमार्क केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी है हाल में बहुत चर्चा में है, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल अनुच्छेद जो 25 है वो है, इसका आंसर अनुच्छेद 25 है। उसको डिटेल में
जो ये केस है, कौन सा केस है, किसके अंतर्गत ऐसा कहा गया है, तो उसको मैं विस्तृत चर्चा कर दूँ। ये शायरा बानू बनाम भारत संघ का केस है। इस केस में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रहा है, इसमें ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और कहा कि तलाक़े बिद्दत को असंवैधानिक कहा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया। और साथ ही तलाक़े बिद्दत को इस्लाम का अभिन्न अंग भी नहीं माना है, क्योंकि यह अभिन्न अंग नहीं है तलाक़े बिद्दत इस्लाम का। अतः इसे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। पहले धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के आधार पर ये लोग अपने हिसाब से नियम बनाए हुए थे, जिसमें वो कहते थे कि ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब धर्म ही नहीं है तो उसको कैसे आप स्वतंत्रता कहोगे। तो महिलाओं के साथ जो होने वाले भेदभाव थे और इतना बड़ा अत्याचार था, ये तलाक़े बिद्दत एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। इससे उनकी स्त्रियों की स्थिति भी काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएंगी वो। अब इस केस में क्या क्या था, न्यायालय ने शरीयत कानून 1937 की धारा 2 में दी गई एक बार में 3 तलाक की मान्यता को रद्द कर दिया। न्यायालय ने 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना है। आर्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 14 का उल्लंघन क्यों माना है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समान संरक्षण दिया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को जो कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है, इसलिए यह बात कही गई थी। इससे जो इम्पॉर्टेंट और प्रभाव निकल के आए, इसी के परिणाम स्वरूप संसद द्वारा मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया। और साथ ही इसमें क्या कहा गया, 3 तलाक को अपराध मान लिया गया। अब अपराध की श्रेणी में और उसमें कितने साल की सज़ा हो सकती है, तो 3 साल की सज़ा हो सकती है। इसका भी प्रावधान उसमें कहा गया है, जो पारित किया गया कानून उसके अंतर्गत। ये था इस वीडियो में, इतना ही। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसमें मैंने कोशिश की थी कि पूरी तरह से जो भी डायमेंशंस हो सकते हैं इसको लाया जाए। ये पार्ट 1 था, और भी इससे नेक्स्ट मैं और कोशिश करूँगी, और जो केसेस हैं और इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उसको भी उसके पर आधारित क्वेश्चंस को शामिल करूँ। और वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और हाँ, वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, इससे आप ही का तैयार होगा। और आप जो चीज़ एक बार कमेंट में लिखेंगे या किसी प्लेस पे कहीं आप लिख देते हैं, तो वो चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी में बैठ जाता है, और जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपके क्वेश्चन गलत होने से बच जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने भले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है, ताकि क्वेश्चन से कोरिलेट करके जब आप याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और किस केस में मैंने क्या क्या बताया, उसके अंतर्गत और क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, उसको आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो प्री कम मेंस दोनों में हेल्पफुल रहने वाला है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम सी लर्निंग हब नाम से पेज भी है, जिसपे हम डेली लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनको पोस्ट करते हैं, और उसके साथ ही करंट अफेयर्स के भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको उस पर पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं। तो आप सी लर्निंग हब पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।